बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रात का एक बड़ी तब्दीली हुई है। एक इंतहाई अहम शख्सियत का इस्तीफ़ा और फिर उमर अयूब का घेराव किसने किया, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और व्यूअर्स, शेर अफजल मरवत ने PTI के 2 रहनुमाओं के खिलाफ एक नई चार्जशीट आयद की। ये चार्जशीट किस नौयत की है और उन्होंने तहरीक इंसाफ की क़यादत को क्या पैगाम दिया है। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि इमरान खान की रिहाई का और आइंदा इलेक्शन 1 साल के अंदर होने जा रहे हैं, ये दावा इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे की तरफ से किया गया। और ये नुमाइंदा कौन है और इसने मज़ीद क्या इंकशाफात किए हैं। लेकिन सबसे पहले आपके सामने खबर रख दें कि उमर अयूब ने सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ख़त ट्वीट किया। उन्होंने चेयरमैन मरकज़ी फ़ाइनेंस बोर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। उमर अयूब के इस्तीफ़े पर 22 जून 2024 की तारीख दर्ज है। उमर अयूब ने ख़त में ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम देना बाइस एज़ाज़ था। बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझ पर एतमाद किया। बड़ी सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से खिदमात का मौका दिया गया। शानदार सपोर्ट पर सेनेटर शिबली फराज, कोर कमेटी और तंजीमी मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। मुझे कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर नामज़द किया गया और दोनों ओहदे पूरी तवज्जो के एक तकाजा करते हैं। पार्टी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल का ओहदा किसी और को दिया जाए। कारकुन की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करता रहूँगा। उमर अयूब गुज़श्ता साल मई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी। इससे पहले असद उमर जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी थे। व्यूअर्स, उमर अयूब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। व्यूअर्स, ऐसी इतला थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से इमरान खान खुश नहीं है। शानदाना गुलजार के मुताबिक इमरान खान ने एहतजाज ना करने की शिकायत की और ये मैं आपको मुसलसल शानदाना गुलजार से पहले भी बार बार ये आपको बताता रहा। हमारे कुछ दोस्तों ने इस पर गिला भी किया कि आप तहरीक इंसाफ के अंदर कीड़े निकालते हैं, आप चाहते हैं कि जमात तकसीम हो जाए। जनाब, हमारा काम सिर्फ आपके सामने हक़ाइक़ रखना है, हम किसी को तकसीम करना नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे धड़े थे और ये धड़े एक एक करके सामने आ गए। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं। शेर अफजल मरवत अलग हो गए, इमरान खान ने उनको अलग किया और फिर शिबली फराज और वो लोग जो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आना चाहते हैं वो पर तोल रहे हैं। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा कंसर्न था, एक तो इमरान खान की रिहाई और इसके साथ साथ पंजाब में हुकूमत वक्त को टक्कर देना, ये दोनों काम नहीं हो रहे थे। शानदाना गुलजार ने भी एहतजाज और पंजाब के एहतजाज की उन्होंने बात की कि इमरान खान चाहते थे कि पंजाब में एहतजाज का पैमाना तेज़ किया जाए, नहीं हुआ। फिर पार्टी के अपने लोगों में से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। शहरियार अफरीदी ने इस्तीफ़ा देने का अंदिया दिया। शानदाना गुलजार ने इस्तीफ़ा देने की बात की। शेर अफजल मरवत ने इस्तीफ़ा देने की बात की। मज़ीद 21 अरकान इस्तीफ़ा देने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। खबर आई आपके सामने। और फिर सबसे पहले हामिद रज़ा ने भी कहा कि अगर इमरान खान रिहा नहीं हुए तो फिर सब घर बैठें, सब मिलकर इस्तीफ़ा दे देते हैं। मैं पहले इस्तीफ़ा दूंगा और ये हामिद रज़ा साहब सबसे पहले कह चुके हैं। शानदाना गुलजार ने कहा कि डेस्क बजाने से बेहतर है कि घर बैठें। खान रिहा नहीं होते तो फिर ठंडी गाड़ियों में नहीं हमें बैठना चाहिए। शेर अफजल मरवत की जो चार्जशीट है वो भी इससे पहले भी वो ये चार्जशीट जारी कर चुके हैं, लेकिन अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट में एक पूरी नई चार्जशीट पेश की। उमर अयूब की तरफ से ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। और मेरे नज़दीक व्यूअर्स, अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी नाकामी क्या रही इलेक्शन के बाद, तो वो एहतजाज की सियासत थी। आपको अपने इस अवामी मैंडेट को स्ट्रीट पावर में कन्वर्ट करना था। अब लोग ना, अब ये जो बजट वाला मामला है, अगर आप अवाम के साथ खड़े हो जाएं, सड़कों पर आ जाएं, एहतजाज करें, टैक्स के मामला, गिरफ्तारियाँ होंगी, लेकिन 9 मई के बाद जितनी गिरफ्तारियाँ हुई उससे ज़्यादा किस हद तक रियासत जा सकती है, ये आपका हक है। अवाम के साथ खड़े होकर अवाम की बात करें, क्योंकि अवाम ने आपको अपना मैंडेट आपके हवाले अमानतन किया। खान जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। मुल्क भर में बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों, ज़िमनी इंतखाबात और पार्टी की तंजीम नौ का नुकसान ऐसी चंद मिसालें हैं जहां पार्टी की आदत बुरी तरह नाकाम रही। पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियां फेवरेट लोगों पर मुश्तमिल हैं।
میں شبلی فراز سے پارٹی آفس اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف دونوں سے استعفے کا مطالبہ کرتا ہوں، تبھی پارٹی قبضہ مافیا کے چنگل سے آزاد ہوگی۔ اگر پارٹی کارکن مجھے میدان میں چاہتے ہیں تو میرے مطالبے کے حق میں آواز بلند کریں۔ اگر شبلی فراز کو ہٹایا گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پارٹی وقت کی ضرورت کے مطابق اٹھے گی۔ اگر ہم ماضی کی طرح ناقص لوگوں پر خاموشی اختیار کرتے رہے تو فتح ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں جی، ایک تو بات یہ ہے کہ شبلی فراز جب سے باہر آئے تو انہوں نے کوئی بھی ایجیٹیشن نہیں کی، اور وہ کہاں غائب ہیں یہ صرف شبلی فراز جانتے ہیں۔ کم از کم شیر افضل مروت کو یہ کریڈٹ ضرور جانتا ہے اور جانا بھی چاہیے کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کی بات کی، اور جب بھی وہ سڑک پر نکلے انہوں نے احتجاج کیا اور لوگوں کو موبلائز کیا۔ اب ہوا یہ جی کہ عمر ایوب صاحب کا گھیراؤ بھی کیا گیا ہے۔ لوگ بھی کافی حد تک فرسٹریٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے۔ ان کے بقول پی ٹی آئی نے عہدے لے لیے، اسمبلی آ گئے، اب پی ٹی آئی کے رہنما ویسے کام نہیں کرتے جیسے انہیں کرنا چاہیے۔ آج عدت کیس کا یعنی کل جو فیصلہ اس کے خلاف خان صاحب کے خلاف آیا، لوگ عمر ایوب کے پاس آئے، ان کا انہوں نے گھیراؤ کیا، ان کی گاڑی کے دروازے توڑنے کی کوشش کی، شیم شیم کے نعرے لگائے گئے اور کہا گیا کہ اگر عمران خان باہر نہ آئے تو لیڈرشپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان قید ہیں، یہ اے سی والی گاڑیوں میں چلے جاتے ہیں، یہ لوگ احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلتے، احتجاج کی کال نہیں دی جا رہی۔ اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو پارٹی کے چھوٹے عہدیداروں کو دھمکی ملتی ہے، عہدے سے فارغ کر دیا جائے گا۔ فواد چودھری صاحب نے بھی 2 دن پہلے الزام لگایا تھا کہ پارٹی میں پلانٹڈ لوگ ہیں، لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئیں۔ ان کی سیاست جو جس طرح سے وہ چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن رؤف حسن اور شبلی فراز یہ 2 لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے نام بھی لیے گئے۔ اب شبلی فراز صاحب نے جی اس کا جواب دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بھگوڑے کی بات کا کیا جواب دوں۔ رؤف حسن نے کہا کہ میں عمران خان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل پارٹی میں نہیں آئیں گے اور میرے رہا ہونے کے بعد بھی ان سے بات نہیں ہوگی۔ دوسری طرف فواد صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب کا پیغام تھا، انہوں نے کہا کہ خاموش رہو اور پھر بعد میں شامل ہو جانا۔ لیکن میں نے آپ کو اس دن بھی اس کی ٹائمنگ اور اس بیان کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ خان صاحب نے باقی لوگوں کو کیوں نہیں کہا کہ یار پارٹی کو چھوڑ جاؤ، بعد میں آ جانا۔ اور خان صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ مشکل وقت میں جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی، جو چھوڑ کر ہمیں چلے گئے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک نمائندے کی طرف سے یہ بات کہی گئی، عمران خان کی جلد رہائی، 1 سال میں نئے الیکشن، اور یہ سینئر سیاستدان انہیں کہیں یا پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کا ایک مہرہ کہیں، محمد علی درانی صاحب نے جی ایک انٹرویو دیا۔ اس سے پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں مذاکرات کراتے رہے، اور ان کے ساتھ جنرل نعیم لودھی بھی اس میں شامل تھے، اور ان کے ساتھ نون لیگ کے سابق سینیٹر مشاہد حسین سید تھے، لیکن ناکام ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ حکومت عمران خان کو جیل سے رہا بھی کرے گی اور ان کو مذاکرات کے لیے بھی بلایا جائے گا۔ عمران خان ان سے مذاکرات کریں گے، اگلے الیکشن کے لیے سازگار ماحول بنائیں گے اور الیکشن کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ عمران خان مذاکرات کریں گے اور فارم 45 اور جو فارم 47 کا مسئلہ ہے اسے حل کیا جائے گا۔ شہباز شریف کرسی کو احترام دیتے ہوئے ڈائیلاگ کا آغاز کریں گے، اور اس وقت 1 سال کے اندر یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک کے اندر نئے انتخابات کو دیکھ رہا ہوں اور یہ نئے انتخابات قوم کی ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے الیکشن قانونی اور آئینی طور پر قابل عمل نہیں ہے، دشمن کا مقابلہ بندوق سے کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم جملہ ہے اور میں درانی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، باقی کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا، چونکہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر جو صحافی برادری ہے اس کے اوپر بدترین قسم کا تشدد کیا، لوگوں کو ان کے آفس سے نکال کر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے گئے، ان کے بازو توڑ دیے گئے، ٹانگیں توڑی گئی، اور ہم نے اس فسطائیت کا جنرل پرویز مشرف کے دور میں مقابلہ کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن، میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر عدالتوں میں پولیس گھسی اور سادہ کپڑوں کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں، گھسیٹ کر صحافیوں کو، وکلا کو نکال کر بدترین ان پر تشدد کیا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آنسو گیس کے شیل ہم نے بھی کھائے، ماریں کھائی، ڈنڈے ہمارے اوپر برسائے گئے، اور درانی صاحب کی جو ماضی کی سیاست ہے اس سے کوئی بھی جمہوریت پسند انسان جو ہے وہ اتفاق نہیں کرے گا۔ لیکن آج جو انہوں نے یہ بات کہی، بہت ہی 100% صحیح اور درست بات کہی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ جی بندوق سے کیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، دشمن سرحد سے حملہ کرے گا تو گولی سے اور بندوق سے اس کا جواب دیا جائے گا، ووٹر کا مقابلہ بندوق سے نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے،
और 98% लोग इस हुकूमत से तंग हैं जिसके साथ अवाम ना हो, इदारे उनके साथ ज़्यादा देर नहीं ठहरा करते। मैंने पीडीएम को कह दिया था कि अवाम आपके साथ नहीं है, इसलिए ना अदलिया आपके साथ रहेगी और ना कोई और रहेगा। अवाम की अक्सरियत अब नौजवानों की है और उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो सियासी लोगों को सज़ाएं माफ़ आपको करनी पड़ेंगी। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम जेलों से बाहर निकालें। कौन सा कानून कहता है कि जिन पर मुकदमा है वो जेल से बाहर नहीं आ सकते? 9 मई पर माफ़ी मंगवाने से पहले जुर्म को साबित करें। नवाज शरीफ को इस वक्त सफ़ेद झंडे के साथ मुल्क में निकल आना चाहिए। टिकटॉक के ज़रिए मुल्क नहीं चलता। उन्होंने बड़ी तनकीद की है जी मरीम नवाज़ के ऊपर भी, क्योंकि मरीम नवाज़ जहाँ पर जाती हैं कैमरा उनके साथ एक मूव कर रहा होता है, उसके ऊपर टिकटॉक बनाया जाता है। फिर मरीम ने ख़ुद भी कहा कि कारकर्दगी हो तो आप टिकटॉक बनाएं, कारकर्दगी नहीं होती तो टिकटॉक मत बनाएं। लेकिन पाकिस्तान या पंजाब या कहीं पर भी टिकटॉक के ज़रिए हुकूमतें नहीं चला करती। पंजाब में जी लाहौर से अगर आपका ताल्लुक़ है तो लोग वहाँ पर यही कह रहे हैं जी कि सारा सूबे का पैसा जो है वो लाहौर पर लगाया जा रहा है। वही पुरानी पॉलिसीज़ हैं और इन पॉलिसीज़ पर आप अमल दरामद करके, जिस तरह से आपकी कोशिश है, आप पंजाब को आगे नहीं ले जा सकते। और आपका जो वोट बैंक है वो सिर्फ लाहौर नहीं है जहाँ पे आप पैसा सारे का सारा इकट्ठा करके लगा रहे हैं। लोगों के जो खदशात हैं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात वक्त के साथ साथ बढ़ेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल आपका इस तरह आप गेन कर सकेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये आपकी खाम ख्याली है। और आपको मैं 2 खबरें और भी दे दूँ। एक तो उमर अयूब साहब ने जो खिताब किया कौमी असम्बली में, अपोजिशन लीडर, वो क्या कहते हैं जी? वो ये कहते हैं कि मुल्क में अगर एजेंसियाँ अदलिया के कामों में मुदाखलत करेंगी तो वहाँ पर सरमायाकार नहीं आएगा। इस बजट से अफरात-ए-ज़र बढ़ेगी। ये अकल के अंधे, उनको मईशत का पता नहीं। कीमतें आर्जी कम हुई हैं, अब दोबारा बढ़ेंगी। बिजली की कीमत 70 रुपये से बढ़कर 85 रुपये हो जाएगी। इस बजट के साथ कोई इक़्तिसादी ग्रोथ नहीं होगी। ये एंटी इंडस्ट्री बजट है, ये एंटी आवाम बजट है। हम पूरे बजट को मुस्तरद करते हैं। फिर उन्होंने गंदम इंपोर्ट स्कैंडल की बात भी की है। लेकिन व्यूअर्स, एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जिसका ज़िक्र आज इससे पहले भी पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से होता रहा है, वो आम माफ़ी थी जो मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा को दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जी तौहीन अदालत केस में MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल और सेनेटर फैसल वाडा की माफ़ी कबूल कर ली है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा को रोस्टम पर बुला लिया और उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आप पार्लियामान में आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं और उम्मीद है कि आप भी हमारी इज़्ज़त करें। सर, एक चीज़ तो मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि फैसल वाडा पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। पीपल्स पार्टी के लोगों ने इनको वोट देकर सेनेटर बनाया, यानी ये एक इनडायरेक्ट किस्म का कुंडा डालकर पाकिस्तान की जमहूरियत के इस पार्लियामान में, जो एक नाम नहाद पार्लियामान है, ये शामिल हुए। इस जमहूरियत से इस शख्स का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल फॉर्म 47 की पैदावार हैं और फॉर्म 47 वाले बेनिफिशरीज़ अगर आप उनको कहेंगे एहतराम करें तो मेरा ख्याल है कि आपको भी अब लोग डाउट की नज़र से देखेंगे। फिर काजी साहब ये कहते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने से आवाम को नुकसान होगा। पार्लियामान में आर्टिकल 67 से आपको तहफ़्फ़ुज़ है, बाहर गुफ्तगू करने से आपको आर्टिकल 66 मुयसर नहीं होगा। आर्टिकल 66 की उन्होंने बात की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आप लोगों की गैर मशरूत माफ़ी कबूल करते हैं, आइंदा इस मामले में ज़रा एहतियात करें। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में PTI रहनुमा रऊफ़ हसन को प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला भी दिया, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा कि उन्होंने क्या कहा था। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मैं वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता, वो आप और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक कहे गए। चीफ जस्टिस का कहना था कि रऊफ़ हसन के भाई फवाद हसन को हमने रिलीफ दिया था, क्या उन्हें इस बात से तकलीफ़ हुई। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि रऊफ़ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी आई हुई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अपने बारे में की गई बात पर कार्रवाई नहीं करता। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा कि इससे बड़ा वाक़या भी था जो खूब नशर हुआ। वो जिन साहब ने कहा था वो मुझे लटका दें, गोली मार दें। अच्छा जी, अब मसला यहाँ पर ये है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है, आप वफाक की नुमाइंदगी करते हैं, आप हुकूमत के मौक़िफ़ को अदालतों में पेश करते हैं और लीगल मैटर्स में ऑब्वियसली, लेकिन हुकूमत के साथ साथ आपको किसी ने ये इजाज़त नहीं दी कि आप सियासत करें। रऊफ़ हसन की तकरीर, अगर कोई मसला था तो रऊफ़ हसन की तकरीर पर जिनको मसला था वो बात करते हैं।
اور چیف جسٹس پاکستان نے اگر توہین عرض کے نوٹس میں ان کو معاف کر دیا، لیکن جو بات اطہر منیلا کے حوالے سے کی گئی، اطہر منیلا کیا انہیں معاف کریں گے؟ اور کیوں معاف کیا جائے اور کس حیثیت میں معاف کیا جائے، یہ ایک بنیادی سوال ہے. کیونکہ اگر آپ پاکستان کی عوام کو معاف نہیں کریں گے مینڈیٹ کے والے معاملے پر اور ان سے بلے کا نشان چھین لیں گے، تو پھر باقی لوگوں کو بھی معافی نہیں ملنی چاہیے. آج کی اس معافی کے بعد پاکستان کی عوام کو یہ تو کم از کم پتہ چل گیا ہوگا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ دو شخصیات کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، اور پھر جس طرح سے ان کو ریلیف دیا گیا اور جس شخصیت نے ان کو ریلیف دیا اس کا کون سا قبیلہ ہے. یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.